नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की माध्यमिक कक्षा यानी हाई स्कूल का व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब हम लोग कुछ ही दिनों में दीपावली का पर्व मनाएंगे, तो इस अवसर पर हम लोग शिक्षा सबको की टीम की ओर से आप लोगों के लिए एक उपहार लाए हैं। वो उपहार है हमारा नया WhatsApp नंबर, ताकि हम लोग तो अपनी बात कहते ही हैं, आप लोग भी अपनी बात हम तक सरलता से पहुंचा सकें। उसके लिए हम लोग एक नंबर आपको दे रहे हैं। इस नंबर को आप नोट कर लीजिए। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी जो पढ़ाई से संबंधित जो समस्या है, जो किसी भी विषय में आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो हमारे से WhatsApp के माध्यम से साझा कर सकते हैं। हम लोग आपकी जितनी भी समस्याएं होंगी उनका निदान करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ आपसे फिर एक बार ये अनुरोध है कि आप लोग हमारे इस चैनल को, हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों और ऐसे परिचितों के साथ जरूर शेयर करें जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप उम्मीद है कि आप लोग की जो WhatsApp का नंबर हमने जारी किया है, इसके माध्यम से हमसे संपर्क करेंगे। और धीरे धीरे हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग फिर आपको हफ्ते में 2 या 3 दिन 1 घंटे का समय शाम के समय दें, ताकि आप हमको कॉल भी कर सकें और हम आपको कॉल पर जो आपकी समस्याएं हैं उनको सुलझा सकें, उसमें आपकी मदद कर सकें। तो आशा करते हैं कि जो हम लोगों का संबंध है ये इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा और आप मेहनत करके पढ़ाई करेंगे और हम लोग आपकी उस पढ़ाई करने में मदद करें। हम लोग जो ये व्यवसाय अध्ययन विषय है उसके पाठ्यक्रम 4 के अंतर्गत हैं, जिसका कि शीर्षक है क्रय विक्रय तथा वितरण। तो हम लोग इसमें पाठ 14 पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है फुटकर व्यापार। इसके 2 भाग हमने पिछले 2 वीडियोस में पढ़े हैं। आज हम इसका तीसरा और अंतिम भाग पढ़ेंगे। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। सबसे पहले हमने फुटकर व्यापार का अर्थ पढ़ा। फिर हमने फुटकर विक्रेता के प्रकार जाने, किस प्रकार के फुटकर विक्रेता होते हैं, लघु स्तरीय और दीर्घ स्तरीय। तो लघु स्तरीय फुटकर व्यापार फिर हमने पढ़ा उसके बारे में। उसमें हमने जाना कि किस प्रकार से 2-3 प्रकार के लघु स्तरीय फुटकर व्यापार होते हैं। इसके पश्चात फिर हमारे बड़े पैमाने पर फुटकर व्यापार के अर्थ पर उसके बारे में जाना, उसकी विशेषताएं जानी। फिर हमने विभागीय भंडार पढ़ा और सुपर बाजार। इसके पश्चात बहुसंख्यक दुकानों के बारे में जाना। तो आज हम प्रारंभ करेंगे मॉल से। तो एक मॉल क्या होता है? एक मॉल एक ऐसी जगह है जहां पर कि बहुत बड़ी मात्रा में जो रिटेल का कारोबार है वो आजकल किया जाता है। तो रिटेल यानी कि फुटकर व्यापार की एक नवीनतम यानी कि जो एडवांस्ड या बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी है, नई तकनीक है, नया माध्यम है, जिसके की माध्यम से फुटकर व्यापार किया जा रहा है। तो फुटकर व्यापार की नवीनतम पद्धति है। ग्राहक केवल सामान और सेवाओं का ही क्रय नहीं करते हैं, बल्कि अपने मनोरंजन की सुविधा भी वो पा सकते हैं। जो मॉल होता है उसमें कई प्रकार के मनोरंजन की सुविधाएं होती हैं। बच्चों के खेलने का स्थान होता है, बड़े लोगों के लिए, बच्चों के लिए आप चाहें तो मूवी हॉल वहीं होते हैं, सिनेमा हॉल होते हैं, मल्टीप्लेक्स जिनको बोलते हैं। तो इस प्रकार की कई सारी सुविधाएं आपको मॉल देते हैं। तो ये ऐसी जगह है जहां पर विभिन्न प्रकार के उत्पाद और सेवाएं आपको एक ही छत के नीचे उपलब्ध होती हैं। तो यहाँ बहुत सी दुकानें होती हैं जहां पर विभिन्न प्रकार का सामान ग्राहकों को बेचा जाता है। सामान्यतः विशिष्ट क्रय के लिए ये उपयोग में लाए जाते हैं। मॉल में अक्सर बड़ी दुकानें होती हैं जहां पर विश्व की विख्यात कंपनियों जैसे नाइकी, एडिडास, रीबॉक या फिर वैन ह्यूजेन, इस प्रकार की जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके सामान यहाँ आपको मिल जाते हैं। यहाँ कपड़े, क्रॉकरी, खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सामान मतलब आपको मैक्सिमम चीजें यहाँ मिल जाएंगी। तो ये थी मॉल की बात। अगला है विक्रय केंद्र, जिसको कि आप फैक्ट्री आउटलेट भी बोलते हैं। तो ये क्या है? फैक्ट्री आउटलेट स्टोर एक ऐसा स्टोर अथवा दुकान है जहां पर निर्माता अपने उत्पाद सीधे ही जनता या ग्राहकों को बेचता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो फैक्ट्री में सामान बिकता है, सामान जो बनता है, वो फैक्ट्री वाला अपने आप खुद ग्राहकों के लिए एक छोटा आउटलेट खोल देता है फैक्ट्री के पास में ही, जहां से कि जनता अपनी जो जरूरत की सामान है वहां से खरीद सकती है। इसके साथ साथ जो फैक्ट्री या निर्माता होता है वो अपने ग्राहकों को फैक्ट्री में माल तैयार होते हुए देखने को भी अधिकृत करता है। मतलब उनको परमिशन देता है कि आप आकर देख सकते हैं कि फैक्ट्री में किस प्रकार से माल तैयार हो रहा है। आप आइए, देखिए, और साथ में अगर आपको चाहिए तो आप उनका जो फैक्ट्री आउटलेट है वहां से आप सामान खरीद भी सकते हैं, जिससे कि ग्राहक को अच्छी गुणवत्ता तथा कम मूल्य की वस्तु प्राप्त करने की अनुभूति
का अनुभव होता है, मतलब उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो देखता है कि कितनी अच्छी क्वालिटी का सामान बन रहा है। और वो हाथ के हाथ और फैक्ट्री आउटलेट जो होते हैं वहाँ पे अक्सर सेल भी मिलती है, क्योंकि वो निर्माता सीधे ग्राहक को बेचता है, तो वो जो बीच में बिचौलिए होते हैं उनकी भूमिका खत्म हो जाती है, तो वो जो बिचौलियों का जो कमीशन वगैरह है वो सीधे सीधे ग्राहक को उसका लाभ दे देता है और काफी बड़ी मात्रा में छूट ग्राहक को मिल जाती है। इसके पश्चात है अभंडारीय फुटकर बिक्री। तो अभंडारीय फुटकर बिक्री का मतलब है जहां पर भंडार का उपयोग नहीं होता है, ठीक है ना, जहां मतलब ऐसी शॉप नहीं होगी जहां पे कि आपको कहीं कोई भंडार दिखाई देगा, आप मतलब एक तरह से वर्चुअल शॉपिंग करते हैं। तो किस प्रकार से करते हैं आप वर्चुअल शॉपिंग? सबसे पहला है डाक द्वारा व्यापार, दूसरा है टेलीफोन द्वारा खरीदारी, तीसरा है स्वचालित विक्रय मशीन द्वारा बिक्री, चौथा है इंटरनेट शॉपिंग। ठीक है, तो सबसे पहला जो है डाक द्वारा व्यापार, उसमें क्या होता है, उसके जो 5 चरण हैं इसमें दिए गए इन चित्रों में, ये आपकी किताब से लिया गया चित्र है। सबसे पहले चरण में क्या होता है, जो एक ग्राहक है वो एक न्यूज़पेपर में या अखबार में कोई ऐड देखता है, ठीक है ना, एक विज्ञापन देखता है जिसमें कि सामान के बारे में बताया गया होता है और उसके साथ साथ उस सामान को मंगाने के लिए एक पता दिया होता है, ठीक है। तो जो ग्राहक है वो उस जो एड्रेस उसमें दिया था उस एड्रेस पर एक लेटर भेजता है कि मुझे इतना इतना सामान आपके पास से क्रय करना है, ठीक है। तो ये ऑर्डर पहुंचता है किसके पास, ये ऑर्डर पहुंचता है दुकानदार या जो निर्माता है उसके पास पहुंचता है। उस ऑर्डर के हिसाब से निर्माता माल बनाता है, उस माल को पैक करता है और उस माल को पैक करके कहाँ ले जाता है, डाक खाने ले जाता है। डाक खाने में वो उसको वीपीपी जो एक पार्सल होता है उसके माध्यम से, एक सुविधा होती है वीपीपी की, उसके माध्यम से ग्राहक के पास भिजवाता है डाकघर के माध्यम से। तो वीपीपी में क्या सुविधा होती है कि आपको जो जब आप डाक खाने को देंगे तो वो जो डाक खाने वाला है वो उसको उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचा देगा, और जब डाकी के माध्यम से उसको पहुंचाएगा पैकेट को, तो जो पैकेट रिसीव करने वाला जो ग्राहक है जिसने कि ऑर्डर दिया था 1 नंबर पे, तो वो ग्राहक उसको रिसीव करेगा और साथ में कुछ भुगतान मूल्य का करेगा, जितना उसका मूल्य होगा उस प्रोडक्ट का, साथ में जो डाक से भेजने का पैसा है वो किराया, ठीक है, वो दोनों चीजें डाक वाला उससे वसूल करेगा, ठीक है। और वसूल करके फिर जो वो पैसा है वो किसको दे देगा, जिसने यहाँ से सामान भिजवाया था, 2 नंबर में जो निर्माता था जिसने भेजा था सामान, उसको वो पैसा दे देगा और अपना कमीशन या जो भी जो उनका खर्चा है डाक का व्यय है वो रख लेगा, ठीक है ना, डाकघर। तो इस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया डाक द्वारा व्यापार में की जाती है। तो इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, पूरी प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, डाक के द्वारा होती है। विक्रेता और खरीदार के आमने सामने संपर्क के बिना, मतलब क्या होता है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते हैं, उनके बिना डायरेक्ट कांटेक्ट में आए ही जो पूरी बिक्री और खरीद की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाती है। विक्रेता अखबार, पत्रिका, पत्रों और सूची पत्र, इन सबके माध्यम से अपने सामान का विस्तृत वर्णन करते हुए विक्रय की शर्तें तथा पैसे देने की पद्धति बताते हुए विज्ञापन जारी करता है। अखबार में भी दे सकता है विज्ञापन, पत्रिकाओं में भी दे सकता है, ठीक है ना। इसके पश्चात विक्रेता को डाक द्वारा ग्राहक से ऑर्डर मिलता है, जो मैंने आपको प्रोसेस बताई थी वो पूरी प्रोसेस होती है। विक्रेता अच्छी तरह पैक किया हुआ सामान ग्राहक को वीपीपी के माध्यम से भेजता है। विक्रेता को पैसे डाक खाने से प्राप्त हो जाते हैं, मतलब जो ग्राहक है वो वीपीपी का पैसा, जो पैसा मांगता है डाकिया, उसको डाकिया को पैसा दे देता है, और जो वो डाकिया है वो डाक खाने में पैसा जमा कराता है और डाक खाने वाला किसको दे देता है, विक्रेता को पैसा दे देता है। इसमें कोई दलाल नहीं होता है, केवल और केवल डाक खाने का उपयोग किया जाता है और डाक खाने को उस एवज में कुछ एक शुल्क अदा किया जाता है, ठीक है, जो कि ग्राहक ही देता है। तो डाक द्वारा जो व्यापार किया जाता है उसके लिए क्या क्या उपयुक्त सामान है, मतलब किन किन सामानों का व्यापार डाक द्वारा किया जा सकता है। ऐसे सामान जिनका की वजन हल्का हो, हल्के वजन और कम स्थान को घेरने वाली वस्तुएं, इनका चूंकि अगर वजन हल्का रहेगा तभी उसको डाकिया भी आराम से उसके जो ग्राहक है उसके घर तक पहुंचा पाएगा, ठीक है ना। तो ऐसी जगह और ऐसी चीजें जो कि कम स्थान घेरती हैं, तो ऐसी वस्तुओं की आप भेज सकते हैं डाक द्वारा। ऐसे ही भारी और बड़ी वस्तुएं इस पद्धति से नहीं खरीदी जा सकती। स्थायी और जल्दी खराब ना होने वाली वस्तुएं भी इससे की जा सकती हैं, केवल क्योंकि अगर जल्दी खराब नहीं होने वाली वस्तु होगी तो जरूरी नहीं कि डाक में वो तुरंत पहुंच जाएगी, ठीक है ना, तो वो अगर तुरंत नहीं पहुंचेगी तो खराब हो जाएगी। तो ऐसी वस्तुओं को हम, जो जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं उनको नहीं भेज पाएंगे, तो जल्दी खराब ना होने वाली वस्तुएं इसके माध्यम से भेजी जा सकती हैं। ऐसी वस्तुएं जिनकी बाजार में बहुत मांग है, ठीक है ना।
इन वस्तुओं को हम बीपीपी से के माध्यम से, डाक द्वारा व्यापार के माध्यम से भेज सकते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनको भेजने के खर्चे उनके मूल्य से कम हो। ऐसा ना हो कि भाई वस्तु का मूल्य तो कम है लेकिन उसका जो भेजने का खर्चा है डाक द्वारा वो ज्यादा है, तो फिर वो सही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, ग्राहक उसको नहीं लेगा। जिनको उठाना, रखना, ले जाना सरल हो, ठीक है ना, ताकि डाकिया उसको आराम से उठाकर ले जा सके और जो ग्राहक है उसके तक पहुंचा सके। तो इसके लाभ क्या क्या हैं? ग्राहक के समय और श्रम की बचत होती है, क्योंकि ग्राहक को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती। वो केवल एक पत्र लिखकर अपना ऑर्डर देता है और जब माल उसके पास पहुंचता है तो उसको छुड़ाकर, उसको पैसा देके छुड़ा लेता है, मतलब डाकिया उसको दे जाता है, ठीक है। इसमें उसको समय और श्रम की बचत होती है, उसको कहीं घूमने की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो व्यवसाय है ये छोटी पूंजी से प्रारंभ किया जा सकता है, क्योंकि व्यवसायी को सामान का बड़ा भंडार रखने की आवश्यकता नहीं होती है। उसको जब ऑर्डर मिलता है वो तभी माल बनाए और माल को भिजवा दे। ग्राहक को ये विश्वास दिलाया जाता है कि यदि वह संतुष्ट नहीं होंगे तो सामान वापस लेकर पैसे वापस कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। ये अगर एश्योरिटी देंगे तभी आपका माल बिक पाए। डाक द्वारा व्यापार नकद पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? नकद। आपको पैसा नकद देना है, डाकियों को ऐसा कर नहीं सकते कि आप उससे कहें भाई हम कुछ दिनों बाद पैसा दे देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें पैसा डूबने का जोखिम नहीं होता है। यह ग्राहकों को बड़ी संख्या वाले एक व्यापक बाजार की सुविधा देता है, मतलब ग्राहकों के लिए एक बहुत बड़ा बाजार उपलब्ध कराता है। वो केवल अपने शहर से ही नहीं, देश में किसी भी कोने से डाक द्वारा सामान मंगा सकते हैं, ठीक है। अब है डाक द्वारा व्यापार की सीमाएं। डाक द्वारा व्यापार के हमने लाभ तो पढ़ लिया, अब इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। कौन कौन सी सीमाएं हैं? सबसे पहली सीमा है ग्राहकों को उधार की सुविधा नहीं मिलती है। ग्राहकों को पैसा नकद में भुगतान करना पड़ता है। अनपढ़ लोग इसका लाभ नहीं उठा सकते। इसका लाभ केवल वो लोग उठा सकते हैं जो कि चिट्ठी पत्री लिखना जानते हो, ताकि चिट्ठी लिखकर जो अपना ऑर्डर है वो दे सकें। पैसे देने से पूर्व ग्राहक सामान को परख नहीं सकते। पैसे देने से पहले ग्राहक को सामान को देखने की और छूकर देखना या उसको उसको यूज कर पाना वो संभव नहीं है, क्योंकि उसको केवल पत्रिका या अखबार में जो एड आया है, विज्ञापन आया है, उसकी जो उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज लिखी हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं, जो गुण लिखे हैं, उसके आधार पर ही ऑर्डर करना होता है। ग्राहक का निवास स्थान डाक सेवा द्वारा जुड़ा होना चाहिए, मतलब ऐसी जगह का ग्राहक होना चाहिए जहां पर कि डाकिया आता हो, ताकि वो माल उस तक पहुंच सके। इस पद्धति में विज्ञापन बहुत व्यापक और विस्तृत होना चाहिए। अगर आपको ग्राहकों तक पहुंचना है तो आपको बहुत सारी पत्रिकाओं में, बहुत सारे अखबारों में अपने माल का विज्ञापन देना होगा, ताकि वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और लोग आपके माल को ऑर्डर कर सकें, आपके माल को खरीद सकें। अगला है टेलीफोन द्वारा खरीदारी। ये भी एक तरीका है जिसको कि बोलते हैं टेली शॉपिंग। तो आजकल व्यापार में टेलीफोन संचार का एक अपरिहार्य साधन बन गया है। व्यवसायी टेलीफोन पर ही सामान को खरीदने का ऑर्डर दे देते हैं और टेलीफोन पर ही ग्राहकों से सामान भेजने का ऑर्डर ले लेते हैं। यह आपके आसपास की किसी निश्चित स्थायी दुकान पर भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कई सारे जो आपके आस पड़ोस के दुकानदार हैं वो आपको ये सुविधा दे दें कि भैया आप हमको फोन कर दीजिए और हम आपको सामान पहुंचा देंगे। और आजकल तो क्या हो रहा है कि आपको व्हाट्सएप नंबर दुकानदार दे देते हैं, आप उस व्हाट्सएप पर अपना जो सामान आपको चाहिए उसकी एक लिस्ट उसको भेज देंगे दुकानदार को, तो दुकानदार आपको पैसे बता देगा कितने देने हैं और अपना जो लड़का है उसकी सहायता से आपके पास घर तक माल की होम डिलीवरी करा देगा। ये भी एक तरीके का व्यापार का मॉडल हो रहा है, बन रहा है, ठीक है ना, जो कि बड़े किराना स्टोर कर रहे हैं, आजमा रहे हैं। लेकिन ऐसे कई बड़े व्यावसायिक ग्रह हैं जहां पर सारा लेन देन टेलीफोन के माध्यम से ही हो जाता है, ठीक है ना। कभी कभी वे अपने उत्पादन का विज्ञापन टीवी अथवा मीडिया के अन्य माध्यमों पर भी देते हैं। आप अगर टीवी खोलेंगे, कई सारे चैनल ऐसे हैं टेली शॉपिंग वाले ही, जहां पर कि लोग आते हैं, वो अपना उस प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, उसको यूज करके दिखाते हैं टीवी पे आपको, और फिर वहां पर कुछ नंबर फ्लैश होते रहते हैं जिस पर कि आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, आप अपना ऑर्डर दे सकते हैं। उसमें लिखा होता है कितने रुपए का है, कहाँ कहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, किस प्रकार से आपको पेमेंट करना है, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं कि कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं, मतलब माल आपके घर पहुंचे तभी आप पैसा दें, ऐसा भी सुविधा होती है, ठीक है। तो वे उत्पाद की सभी विशेषताओं को स्पष्टतः बताते हैं और जीवन प्रदर्शन मतलब लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी करते हैं, ठीक है। तो जैसे ये एक टीवी में दिखा रखा है कि ये दिखा रहा है कि ये किस प्रकार से मोबाइल बेच रहा है, ये टेली शॉपिंग का ये एक उदाहरण है। इसने एक नंबर दे दिया है कि इस नंबर पर आप कॉल कीजिए और अपना ऑर्डर प्लेस कीजिए, ठीक है ना, ऑर्डर अपना दीजिए। तो ये एक मोबाइल बेच रहा है, ये यूरोप
इंग्लैंड का है, तो यहाँ ये जो स्टर्लिंग पाउंड होता है उसमें इसका जो मूल्य है वो लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये एक टेली शॉपिंग का उदाहरण है। अब है टेली शॉपिंग के लाभ। तो लिखित ऑर्डर देने की तुलना में टेली शॉपिंग में समय और धन और शक्ति की बचत होती है, ठीक है ना। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, तो इससे आपको जाने का जो पैसा है वो बचता है और जाने की जो मेहनत है, आपकी श्रम है, वो भी बचता है। तो यह उन व्यक्तियों के लिए सुविधाजनक है जो कि व्यस्त रहते हैं और जिनके पास शॉपिंग के लिए अधिक समय नहीं होता है। वितरण प्रणाली में बिचौलियों का हस्तक्षेप नहीं होता है। जो निर्माता है वो सीधे सीधे माल जो ग्राहक हैं उन तक पहुंचा सकते हैं। खरीदार विक्रेता के स्थान जाने बिना ही बिक्री की शर्तें, भुगतान का तरीका, पैकिंग आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है, ठीक है ना। उसको सब पता चल जाता है कि किस किस प्रकार से इसको यूज करना है। क्योंकि सारे ऑर्डर मौखिक रूप से टेलीफोन पर ही होते हैं, इसलिए लेन देन का कोई ब्यौरा नहीं रहता। ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये हम जो पढ़ रहे हैं ये है टेली शॉपिंग की सीमाएं। तो इसलिए लेन देन का कोई ब्यौरा नहीं होता, और ब्यौरा नहीं होता तो आपको अगर कुछ उसमें प्रॉब्लम मिलती है, उसकी वारंटी से संबंधित, उसके प्रोडक्ट खराब हो गया, तो उस समय जो बिक्री के समझौतों और शर्तों में यदि कोई विवाद खड़ा हो जाए तो उसे हल करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि जो सारा का सारा ब्यौरा है वो मौखिक ही रहता है। तो बिक्री के लिए बताए गए सामान के निरीक्षण की कोई सुविधा नहीं होती है, अतः इसमें बेईमानी और धोखाधड़ी की आशंका भी अधिक होती है। और ऐसा होता है, ऐसा अक्सर होता है कि टेली शॉपिंग वाले कई बार बहुत फर्जी माल भेज देते हैं, कई बार जो दिखाते हैं वैसा माल नहीं होता है, इंफीरियर क्वालिटी का होता है, मतलब घटिया गुणवत्ता का माल भेज देते हैं, ठीक है ना। ऐसा कई बार हो जाता है टेली शॉपिंग में। विक्रेता अपने उत्पादों को बेचने के लिए खरीदार को उत्पादों के विषय में गलत अथवा झूठी जानकारी दे देता है, ठीक है ना। ये भी हो जाता है। खरीदारों को इसमें उधार की कोई सुविधा नहीं होती, खैर वो तो कई चीजों में नहीं होती, ठीक है ना। जो फुटकर व्यापार है उसमें होता ही ऐसा है कि बहुत कम उधार की सुविधा प्राप्त होती है। अगला है स्वचालित विक्रय मशीन द्वारा बिक्री। तो ये एक एटीएम जैसी मशीन होती है जिसमें कि आप सिक्का डालेंगे और जो प्रोडक्ट है उसको उसका बटन दबाएंगे तो प्रोडक्ट अपने आप निकल के आपके सामने आ जाएगा। ये सामान को बेचने की एक अन्य पद्धति क्या है, स्वचालित बिक्री मशीन, मतलब ऑटोमेटेड वेंडिंग मशीन जिसको बोला जाता है इंग्लिश में। तो इसके द्वारा बिक्री होती है। इसमें ग्राहकों को सामान खरीदने की सुविधा 24 घंटे रहती है। इसमें कोई दुकानदार तो होता नहीं खड़ा। इसमें क्या है, एक मशीन होगी, आप जाएंगे, सिक्का डालेंगे, बटन दबाएंगे, जो प्रोडक्ट आपको लेना है वो प्रोडक्ट निकल कर बाहर आ जाएगा। तो ये है वेंडिंग मशीन का एक फोटो दिखा रखा है। ये सारे इसमें प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं शेल्फ में। यहाँ आप आएंगे, यहाँ जो कीबोर्ड है यहाँ पर सिक्का आप डालेंगे और यहाँ पर जो नंबर है, जो प्रोडक्ट में नंबर पड़ा हुआ है, उस नंबर को इस कीपैड से प्रेस करेंगे। प्रेस करके आप दबाएंगे बटन, तो ये नीचे जो ये बना हुआ है, जैसे पैसे निकलते हैं एटीएम में, वैसे यहाँ से सामान निकल के आ जाएगा। वो सामान आप प्राप्त करिए और जाइए, ठीक है ना। ये मशीनें प्राय बहुत सुविधाजनक स्थानों पर रखी जाती हैं, जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, व्यस्त शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तो इंडिया में भी आपको 2-4 जगह पे ऐसा मिल जाएगा ऑटोमेटेड वेंडिंग मशीन। स्वचालित बिक्री मशीन में सिक्का डालकर कुछ विशिष्ट सामान ही खरीदे जा सकते हैं, ठीक है ना। ये पद्धति अधिकतर विदेशों में प्रचलित है। वहाँ इस पद्धति के द्वारा दूध, आइसक्रीम, सूप, अखबार, ये सारी चीजें आदमी खरीद सकता है। इंडिया में ये पद्धति बहुत ज्यादा प्रचलन में नहीं है। इक्का दुक्का जगह पर ही आपको ये वेंडिंग मशीन मिलेंगी। अब इसके लाभ क्या हैं? इस मशीन को चलाना बहुत आसान होता है, सरल है। ये एक अनपढ़ व्यक्ति भी इसको चला सकता है, जिसको थोड़ा बहुत अंकों का ज्ञान है वो भी इसको चला सकता है। इसमें एक निश्चित कीमत में समान वजन का विशिष्ट गुणवत्ता का सामान ग्राहक को मिल जाता है, ठीक है ना। तो इसमें एक निश्चित कीमत में क्योंकि इसमें जो सामान होता है वो एक जैसा सामान रखा जाता है और वो एक ही वजन का होता है। तो उसको आप डालेंगे, ठीक है ना। तो आपको एक चाहिए प्रोडक्ट, वो 2 चाहिए, वो आप खाली फीड करेंगे, उतना ही सामान वहां से निकल कर आ जाएगा। वो कीमत भी अपने आप सेंस कर लेगा कि कितने रुपए आपने डाले हैं, उसके हिसाब से आपको माल दे देगा। इसमें दुकानदार द्वारा किसी प्रकार की धोखाधड़ी की गुंजाइश नहीं रहती है, ठीक है। और क्या लाभ है? इसमें विक्रेता के समय और ऊर्जा की बचत होती है। विक्रेता को उसमें खड़े रहने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसलिए विक्रेता का जो समय है वो बचता है। इसमें किसी विज्ञापन की आवश्यकता नहीं है। ये जो मशीन है ये अपने आप में ही विज्ञापन कर देती है, क्योंकि सारा का सारा जो माल है वो सामने प्रदर्शित होता है, उसके नंबर भी लिखे रहते हैं, ठीक है ना। अगर चिप्स बिक रहे हैं तो चिप्स सारे सामने से आपको दिखाई देंगे, उसमें उसका नंबर लिखा होगा, ठीक है। आप जिस नंबर का बटन दबाएंगे उस नंबर का चिप्स आपको मिल जाएगा। इसमें पूरी बिक्री नकद में ही होती है, अतः भुगतान ना करने की संभावना भी नहीं रहती है। इसकी सीमाएं क्या हैं?
मशीन में आरंभिक निवेश बहुत अधिक होता है, ये मशीन थोड़ी महंगी होती है। मशीन को नियमित रखरखाव और मरम्मत की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो जरूरी है कि आप इसका रेगुलर मेंटेनेंस करते रहें ताकि मशीन सही से चलती रहे। मशीन में भंडारण की क्षमता सीमित होती है, अतः इसमें भंडारण बार बार करना पड़ता है, ठीक है ना। इसमें एक मतलब कहने का ये है कि एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही इसमें सामान आ सकता है। ऐसा नहीं कि चिप्स के आप हजारों पैकेट उसमें रख देंगे। अगर चिप्स की उसमें क्षमता है कि चिप्स के केवल 100 पैकेट आप रख सकते हैं, तो आपको जब वो 100 पैकेट खत्म हो जाए तो फिर आपको उसको रिफिल करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें भंडारण इसलिए आपको बार बार करना पड़ता है। इस मशीन में डाले जाने वाले सिक्कों को निश्चित अवधि पर एकत्रित करना पड़ता है। जैसे माल को भरना पड़ता है बार बार, उसी प्रकार से सिक्कों को खाली करना पड़ता है, क्योंकि जो सिक्के इकट्ठा करने की जो उसकी जगह होती है वो भी धीरे धीरे भर जाती है, ठीक है ना। तो आप उसको खोलेंगे, उसमें से सिक्के निकालेंगे, ठीक है ना। तो उसको आपको माल भरना पड़ेगा और सिक्के निकालने पड़ेंगे एक बराबर एक समय अवधि में, ठीक है ना। अगला है जो सबसे अंतिम है, वो है इंटरनेट शॉपिंग, जो कि आजकल बहुतायत में यूज की जाती है। आजकल भी जो त्योहारों का सीजन चल रहा है, इसमें आप देख रहे होंगे कि फ्लिपकार्ट में भी सेल आई, अमेजन पे भी सेल आई है, स्नैपडील पे, टाटा क्लिक पे, तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां से कि आप सामान खरीद सकते हैं इंटरनेट शॉपिंग के माध्यम से। तो इंटरनेट शॉपिंग में क्या होता है, आप अपने लैपटॉप और इवन आप अपने मोबाइल का उपयोग करते हैं, जो जिस वेबसाइट से आपको सामान खरीदना है उस वेबसाइट का एड्रेस डालते हैं, क्लिक करते हैं, ठीक है ना। जो माल है वो देखते हैं, जो सामान है अलग अलग प्रकार के वो देखते हैं और क्रेडिट कार्ड से अपना पेमेंट करते हैं या फिर सीओडी करते हैं, जो भी करते हैं, और माल सीधे आपके घर तक कंपनी पहुंचा देती है, ठीक है ना। अगर प्रीपेड ऑर्डर है तो आपसे कोई पैसा नहीं ले जाता, अगर आपने सीओडी किया है तो आपसे वो आपके घर पर ही आकर पैसा ले जाते हैं। तो इसमें क्या है, यह वह पद्धति है जहां फुटकर सामान का व्यापार इंटरनेट के माध्यम से होता है। इसके लिए आपको अपने घर पर इंटरनेट कनेक्शन के साथ एक कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है। आप साइबर कैफे जाकर भी ऑर्डर दे सकते हैं। इस प्रकार की व्यापार प्रक्रिया को ऑनलाइन शॉपिंग भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसके लाभ क्या होते हैं इंटरनेट शॉपिंग के, घर बैठे अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भी आप सामान खरीद सकते हैं। आप यहाँ बैठे बैठे अमेजन, जो अमेरिका की वेबसाइट है, वहां से भी सामान मंगा सकते हैं। उसमें हालांकि थोड़ा आपको जो इम्पोर्ट ड्यूटी वगैरह पड़ती है वो आपको पड़ेगी, ठीक है ना, थोड़ा पैसे ज़्यादा लगते हैं आने में, लेकिन आपको मतलब पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार की सुविधा प्राप्त है। कहाँ से, आपके घर के लैपटॉप से या घर के मोबाइल से, बैठे बैठे घर में ही बैठे बैठे। इसमें ग्राहकों के समय और श्रम की बचत होती है, ठीक है ना। तो जिस प्रकार से जो डाक वाला था, ये सारे जो व्यापार है इनमें आपको क्या है, समय और श्रम की बचत आपके हो जाती है, क्योंकि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह फुटकर व्यापार की सबसे शीघ्र पूरी होने वाली प्रक्रिया होती है। आपने खाली मोबाइल खोला या अपना लैपटॉप खोला, सामान पसंद किया, उसको अपने कार्ट में ऐड किया और उसके बाद जाके उसका पेमेंट किया, बस आपका जो खरीद की प्रक्रिया है वो पूरी हो गई। विक्रेता इसे बचत या अल्प व्यय वाली पद्धति मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि इसमें काफी बड़ी मात्रा में जो डिस्काउंट है वो जो निर्माता है या जो विक्रेता है वो ऑफर करते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें भी बिचौलियों का उन्मूलन होता है, बीच में बिचौलिए रहते नहीं है, ठीक है ना। तो जो थोक और फुटकर वाले लोग हैं, बीच वाले, वो लोग इसमें शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि इस पद्धति में भंडार, और इसमें क्या होता है, इसमें भंडारण भी बहुत कम होता है, ठीक है ना। इसमें भंडार में बहुत अधिक माल रखने की आवश्यकता नहीं होती है। जिस प्रकार से ऑर्डर आता है उस प्रकार से जो निर्माता है वो प्रोडक्ट को बना के और ग्राहकों तक पहुंचा देता है। विदेशी व्यापार में ये पद्धति बहुत उपयोगी है, ठीक है ना। अब है इसकी सीमाएं। तो इंटरनेट शॉपिंग की सीमाएं क्या है, ये उन साधारण व्यक्तियों के प्रयोग की वस्तु नहीं है जिन्हें कंप्यूटर का कोई ज्ञान नहीं होता है। इसमें भी वस्तुओं की मौलिक जांच और निरीक्षण संभव नहीं है। तो ठीक है, तो उन लोगों के लिए नहीं है जो कि कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं, जिनको कि मोबाइल चलाना नहीं आता है, वो लोग इंटरनेट शॉपिंग नहीं कर सकते। और साथ ही इसमें क्या है, जैसे आप डाक में होता है, डाक वाले व्यापार में होता है, आप जांच नहीं कर सकते सामान की, ठीक है ना। इसकी मौलिक जांच और निरीक्षण संभव नहीं है वस्तुओं की, ठीक है ना। ये बात अलग है कि वस्तुएं अगर गलत आ गई तो आप वापस कर सकते हैं, क्योंकि वो उसमें कई जो कंपनियां होती हैं जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, ये लोग आपको गारंटी देते हैं, ठीक है ना। इसमें भुगतान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से होता है और क्रेडिट कार्ड रखना एक आम आदमी की पहुंच से बाहर। ये थोड़ी सी बात इसमें
गलत है, क्योंकि आजकल क्या है, इसमें सीओडी की सुविधा भी दे दी उन्होंने। इसकी जो ये सीमा थी, इसको दूर करने के लिए क्या है कि आपके घर पर अगर सामान आ जाएगा तब आप पैसे का भुगतान कर दीजिए, आपको कोई क्रेडिट कार्ड की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता तब पड़ती है क्योंकि आजकल क्या करते हैं लोग, क्रेडिट कार्ड पर डिस्काउंट देते हैं, ठीक है ना, छूट देते हैं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अगर पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो उस समय क्रेडिट कार्ड से जो खरीदारी करना है वो फायदेमंद रहता है ज़्यादा। इसमें व्यक्तिगत खरीदारी के सुख का सर्वथा अभाव है, ठीक है ना। तो व्यक्तिगत खरीदारी क्या होती है कि आप दुकान पे गए, आप शॉपिंग मॉल में गए, वहां अपने सामान को देखा, उसको ट्राई किया, अगर जूते खरीदने तो जूते पहन के देखे, कपड़े खरीदने कपड़े पहन के देखे, ट्रायल रूम में गए, चेंज किए, देखा, पूरी तरीके से छू के, महसूस करके, थोड़ा चल के, उनको ट्राई करके आपको समझ में आता है कि आप किस प्रकार का सामान खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर इंटरनेट शॉपिंग में ये सुख आपको नहीं मिला। ये अध्याय खत्म। तो अब हम इसके बाद अब अगले वीडियो में अगला अध्याय प्रारंभ करेंगे। तो फिर आपको अंत में वही सूचना देनी है कि आप लोगों के लिए हम लोग त्योहारों के मौसम में हम लोगों ने व्हाट्सएप की सुविधा प्रारंभ कर रहे हैं। हम इस और आज खासतौर से आज एक और अच्छा दिन है, ये जो 11 नवंबर है, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो इस दिन पर हम लोग आपके लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी कर रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इस नंबर जो कि है 7895860757, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमको व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। आपकी जो भी समस्या होती है, इस पाठ से संबंधित, किसी और पाठ से संबंधित, किसी और विषय से संबंधित कोई भी समस्या आप हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और हम लोग आपको उसके हिसाब से उसका उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। और फिर आप लोगों से अंत में फिर एक वही अनुरोध है कि आप लोग हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को अपने दोस्तों, अपने साथियों, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जो कि किसी भी हिंदी माध्यम की बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो धन्यवाद।